नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 2022 फरवरी मंथ 2022 वाला पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे और पिछले करंट अफेयर का भी रिवीजन करेंगे साथ में। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री सिद्धेरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। और दूसरा है ये मियो का बड़ा है राजस्थान में, इसका नाम बदलकर कर दिया गया महेश नगर। और इसके बाद में स्वराज द्वीप, इसका नाम बदल कर दिया गया हेवलॉक द्वीप। और इनसे आपको एक और याद आ रहा होगा, अभी रिलेट करना, नील द्वीप। शहीद द्वीप था ना, उसका नाम बदल कर दिया गया नील द्वीप। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। विनीत जोशी, इनको हाल ही में सीबीएसई का न्यू डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और शांति श्री दुलीपुड़ी, इनका नाम आपको भी सुना होगा, जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए याद रखना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और पराग अग्रवाल ये ट्विटर के नए सीईओ बने हैं अभी। ठीक है दोस्तों, ट्विटर के नए सीईओ। अब नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी क्रिकेट मेंस ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। और ये पूछ ले, आईसीसी क्रिकेट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021, तो ये किसको दिया गया है? स्मृति मंदाना को। और डेरिल मिशेल, इनको आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इनको दिया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। और आईसीसी टी20 मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। और एक और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर गारफील्ड ट्रॉफी 2021 वाली ये किसको दी गई थी? तो वैसे तो बेसिकली तो सबसे ज्यादा जो दी जाती है ट्रॉफी है सर गारफील्ड भी विराट कोहली को ही मिल रही थी पिछले कई सालों से लगातार, लेकिन इस बार इनको मिली है शाहीन अफरीदी को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी थी, उसने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है। और इस बार कुल 21 झांकियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 21 का आप उल्टा कर दोगे तो 12 हो जाएगा। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से थी और बाकी की 9 विभिन्न मंत्रालयों की झांकी थी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाकोजी ओकोजी इवेला। और ये बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। उर्सुला वॉन डेयर, इनको यूरोपियन यूनियन की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। लोरेल हब्बर्ड, ये टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 के अंदर, उसमें फर्स्ट वुमेन थी, ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिन्होंने भाग लिया था इसके अंदर। ठीक ठीक है दोस्तों, लोरेल हब्बर्ड। और जेस्मिन हैरिस, ये अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। और नाकोजी ओकोजी इवेला, इसको तो आप याद ही कर लेना, ये वैसे रहने वाली कहाँ की? ये नाइजीरिया की। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। अबुजा। और करेंसी क्या है? नाइजीरिया से नायरा, याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम, फरवरी 2022 में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर मनोज मुकुंद नरवाने नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मनोज पांडे। ठीक है दोस्तों, जब भी बात आए थल सेना की तो आपको दो नाम याद रखने हैं, मनोज मुकुंद नरवाने और मनोज पांडे। वैसे आपको बताऊं एक चीज कि जो प्रमुख होते हैं ना, प्रमुख ये ज्यादा बड़े होते हैं और उप प्रमुख छोटे होते हैं, आपको पता है। तो प्रमुख बड़े हैं तो इनका नाम भी बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो इनका नाम हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। और ये जो उप प्रमुख है तो इनका याद रख लेना आप, इनका नाम है मनोज पांडे। विवेक राम चौधरी, इनसे कुछ याद आ रहा है? वायुसेना के चीफ है, ठीक है, एयरफोर्स के चीफ मार्शल। वैसे वायुसेना और वैसे विवेक राम चौधरी। आर कुमार, ये नेवी चीफ है। ओके दोस्तों, नेवी चीफ अभी बने आर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनवरी 2022 में कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुकी है? पूरे देश की पहली टीम है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं बता दूं आपको यूनिकॉर्न क्या होती है। जिस भी कंपनी की $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू हो जाती है, तो आप बोलेंगे सर होता क्या है? तो बेसिकली मतलब ऐसी कंपनी जिसको आप इंडियन रुपीज में ऐसे समझ लीजिए 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसकी वैल्यू है ना,
वो यूनिकॉर्न में काउंट हो जाती है। तो ये हो जाती है आपका, इसका सही आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आईपीएल 2021 किन्होंने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने। उप विजेता कौन थी? कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके जो कप्तान थे, ये इंपॉर्टेंट है, कप्तान देख ही लेते हैं यार इनके सबके, है ना। कप्तान कप्तान इयोन मॉर्गन, जो हालांकि इनको हटा दिया गया, अभी भी लेटेस्ट नियुक्त किया गया है श्रेयस अय्यर को, कोलकाता नाइट राइडर को, ठीक है, श्रेयस अय्यर को। और मुंबई इंडियंस का आप सब जानते हैं, शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा। और इसका सनराइजर हैदराबाद, ये हो गया आपका केन विलियमसन। केन विलियमसन, इन कप्तान को याद रख लेना, पूछ लेता है। और वैसे नॉर्मली में आईपीएल के अंदर 8 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार 2 और नई ऐड हो गई। इसको आप कमेंट करके बताना वो 2 टीमें कौन कौन सी ऐड हुई आईपीएल 2022 में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, ये है नॉर्वे के। और डी गुकेश ने अभी कौन सा अवार्ड जीता है? डी गुकेश से याद रखना अपना गेलफील्ड चेंज, ठीक है दोस्तों, गेलफील्ड चैलेंज जो 2021 हुआ था वो इन्होंने जीता था। और जॉन डूडा, इनको तो बहुत ज्यादा आप याद ही रखना है, इसको तो इसे आपने सुना भी होगा। ये पूरा याद मत रखना, जॉन क्रिस्टोफ डूडा, इसका जॉन डूडा से याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा जॉन डूडा। फिडे वर्ल्ड कप हुआ था ना 2021 में, वो इन्होंने जीता था। और जो ये टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 हुआ, ये तो इन्होंने डी ऑप्शन मतलब मैग्नस कार्लसन ने जीता, लेकिन इसमें एक और कैटेगरी होती है, वो चैलेंजर फोरक का खिताब इन्होंने जीता है, अर्जुन एरोगेसी, ये भारत के हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हमारा प्यारा भारत, आईसीसी अंडर 19 5वीं बार लगातार। ये वैसे मैच कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ याद आ रहा है आपको? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, ठीक है दोस्तों, वेलिंगटन। और इसकी प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। वैसे मैं बात बताता हूँ आपको ग्रेफीन के बारे में कुछ, ये एक तरीके से कार्बन का एक रूप है। कार्बन के प्ररूप कौन कौन से हैं? आपने सुना होगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन और ग्रेफीन, ये सब इसी के कार्बन के प्ररूप होते हैं। ग्रेफीन मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आप एक पॉलीथीन लो ग्रेफीन की बड़ी वाली, और इसके ऊपर आप एक कार खड़ी कर दो ना, इस पर कार रख दो, तब भी इसको कुछ नहीं होगा, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तमिलनाडु में कौन सी योजना चल रही? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। और महाराष्ट्र में रायतु बंधु योजना, शिवसेना की सरकार है, और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है। और तेलंगाना में एक और, हाँ यहाँ पर कौन सा चल रहा है महाराष्ट्र से, एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिशन वात्सल्य, ठीक है, मिशन वात्सल्य। और तेलंगाना में एक और इम्पोर्टेंट योजना चल रही है, वो रायतु बंधु योजना, रायतु बंधु योजना। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि जो तमिलनाडु में उसमें किसकी सरकार चल रही, तो वो डीएमके की, याद रख लेना। इसको याद कैसे रखेंगे? आपको इसका सीएम का नाम तो पता ही होगा, जिनका नाम है एमके स्टालिन, ठीक है, एमके स्टालिन, तो एमके से याद रख लेना, डीएमके ये पार्टी हुई। और थोड़ा केरल के बारे में, केरल जो इसके पड़ोस में है, तो इसमें कौन सी पार्टी है? सीपीआईएम, ठीक है दोस्तों, ये इसकी पार्टी है। पी विजयन इसके सीएम। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शामिल भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि पूरे मतलब विंटर ओलंपिक में भारत की तरफ से एक ही खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, और उनका नाम है आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, नीरज चोपड़ा, आप इनको अच्छे से जानते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। पहले इंसान है जिन्होंने गोल्ड जीता है पूरी भारत की हिस्ट्री में। इन्होंने पहला फेंका था 87.58 मीटर, जेवलिन थ्रो हो रही। भवानी देवी ये तलवारबाज है। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, सोमा मंडल ये सेल की नई अध्यक्ष बनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 5 फरवरी को पीएम मोदी ने 216 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किस शहर में किया
है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद। और बाकी कुछ हम स्टेचू के बारे में बातें कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं पूछूं आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो ये केवड़िया गुजरात में 182 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 182 मीटर इसकी हाइट है और केवड़िया गुजरात के अंदर है स्टेचू। और दूसरी एक और बनी स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो हमने देख ली स्टेचू ऑफ पीस। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, स्टेचू ऑफ पीस, ये पाली राजस्थान में बनी है। और एक और देख लेते हैं स्टेचू ऑफ, वैसे ये भारत की नहीं है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है दोस्तों, और हैदराबाद में हमने देख लिया, मतलब स्टेचू ऑफ इक्विलिटी। ये स्टेचू स्टेचू बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चार हो गए अपने, कौन कौन से, एक तो हो गए स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ पीस और स्टेचू ऑफ यूनिटी। और हैदराबाद में अभी भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खुला है, तो सीधी सी बात है हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 फेब को। ठीक है, 10 फरवरी को मनाते हैं। अब बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों, किस खुशी में मनाते हैं, ये 2 फेब 1971 को ईरान में रामसर साइट रिलेटेड समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, इसलिए। और ये रामसर क्या ईरान में एक सिटी है। और 19 फरवरी को विश्व मर्दा दिवस मनाते हैं, आप सबको पता होगा विश्व मर्दा दिवस, याद नहीं हो तो याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। और 21 फरवरी को कौन सा मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आप पढ़ो ना तब इस तरीके से पढ़ो कि चारों के चारों ऑप्शंस को डिटेल में जानो, तो इससे क्या होगा, जैसे आप 10 क्वेश्चन करोगे तो आपके सीधे 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओके दोस्तों, आप सब जानते हैं इन्होंने टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रोअर में, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। विरल देसाई, नाम सुना सुना लग रहा होगा, ये विरल देसाई है और इन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। और पी साईनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने फुकुओका फुकुओका प्राइज 2021 किसने जीता है, पी साईनाथ ने। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ का अवार्ड है, जापान का, है ना। और केन विलियमसन, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, सर सर रिचर्ड हेडली अवार्ड 2021 वाला है, इन्होंने जीता है केन विलियमसन ने। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। एनएचआरसी ने मानवाधिकारों पर बनी किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो इसका सही आंसर पुष्पा तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट, है ना, स्ट्रीट स्टूडेंट। अब हम थोड़ा बहुत इन बाकी पिक्चरों के बारे में भी जान लेते हैं। मरक्कुर, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 इसे दिया गया, मरक्कुर द अरेबियन सी ऑफ लोइन, ऐसा कुछ नाम है इसका पूरा। और पुष्पा साला चुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, तो इसको बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2022 मिला है अवार्ड, याद रखना दोस्तों, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2022 दादा साहिब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, मतलब बेसिकली 2022 के जो अवार्ड मिल गए हैं दादा साहिब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के, उनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को, चुकेगा नहीं। और थप्पड़ थप्पड़ मूवी को आपको पता है 66वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था 2021, इसमें सबसे जो बेस्ट मूवी थी थप्पड़ को चुना था। थप्पड़ मूवी आप देखना, इंटरेस्टिंग है, मतलब ये पूरी की पूरी पिक्चर जैसे थप्पड़ के ऊपर ही बेस है। मतलब इसमें क्या है, एक औरत को बड़ी पार्टी के अंदर थप्पड़ मार दी जाती है, फिर बाद डिवोर्स तक चली जाती है, मतलब इसी पूरी पूरी एक थप्पड़ के ऊपर ही पूरी पूरी मूवी बना दी इन्होंने 2.5 घंटे की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल जीतने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार हो रहा है और इन्होंने जीता है ये अवार्ड उन्नति हुड्डा ने। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने। और इसके बाद में किरण जॉर्ज, आप जानते हैं ये उन्होंने मेंस के अंदर जीता है। ठीक है, और एम आर रादुगोन, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, एम आर रादुगोन ने, ये वैसे बेसिकली लंदन की रहने वाली है और इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2021। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली और इन्होंने जीता था विंबलडन ओपन 2021। ठीक है,
वैसे दोस्तों मैंने आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, इसलिए भारती रादुकौन मतलब ये जो टेनिस ओपन होते हैं ना, ग्रैंड स्लैम, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। 2021 और 22 दोनों को करवा दिया है मैंने डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ए खिजड़िया, बी बखीरा, सी ए एंड बी और डी हैदरपुर वेटलैंड, ये यूपी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खिजड़िया और बखीरा। इसी के साथ हमारी कुल अभी 49 रामसर साइट हो चुकी है। फेब 2022 तक अपडेटेड है, फेब 2022 तक 49 रामसर साइट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। वर्ष 2021 में किस भारतीय को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। 2021 में किस भारतीय को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। ओके दोस्तों, अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत PR श्रीजेश के। ये केरल के ब्रांड एम्बेसडर भी है, क्योंकि ये रहने वाले केरल के हैं, हॉकी खेलते हैं। और ये इनको भी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 में इनको दिया गया था, शर्मिला देवी। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 इन्हीं को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह कौर, इनको ये सॉरी हरमनप्रीत सिंह ये कौर नहीं है, और इनको दिया गया FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021, प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। और इनके बारे में तो हमने जान ही लिया। ये विवेक प्रसाद को ना, विवेक प्रसाद को, हाँ विवेक प्रसाद को कौन सा दिया गया है? ये FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। थोड़ा मैं इनको दोबारा से बता देता हूँ, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा। जो ये विवेक प्रसाद है, इनको दिया गया FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021, और ये राइजिंग स्टार वुमेन्स में दिया गया शर्मिला देवी को। और जो हरमनप्रीत सिंह है, तो इनको दिया गया FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। और PR श्रीजेश को तो आप जानते हैं, इन्होंने गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 भी जीता था, और वर्ल्ड गेम से एथलीट ऑफ द ईयर भी इन्हीं को चुना गया है, PR श्रीजेश को। और ये केरल के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसरो किस वर्ष तक मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2022 का, अगस्त 2022। दोस्तों इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, मिशन के बारे में, चाहे चंद्रयान हो चाहे सन के बारे में, टोटल मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी। एक बार आप प्ले लिस्ट जाके चेकआउट जरूर करना। और अब 2019 में कौन सा गया था? इसमें गया था चंद्रयान 2। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 2। और इसमें जा रहा है 2022 में 2019 चंद्रयान 2, और इसमें चंद्रयान 3। 2023 में क्या होगा? इसरो लॉन्च करेगा शुक्रयान 1 अगले साल, शुक्रयान 1। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2024 से क्या याद रखेंगे हम? मंगलयान 2। ठीक है, मंगलयान 2, इसको कंफ्यूज मत कर लेना चंद्रयान 2 से, मंगलयान 2 है। जैसे एक बात हूँ, मंगलयान 1 कब गया था? ये गया था आपका मंगलयान 1 2013 के अंदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार डिजिटल करेंसी से इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, 30%। तो बेसिकली मतलब डिजिटल करेंसी से क्या मतलब है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। अगर कोई बंदा मान लो, मतलब अभी बहुत भयंकर तरीके से प्रॉफिट भी दिया था इसने बीच में। जैसे कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो सीधा सीधा 30,000 रुपए गवर्नमेंट बोलेगी लाओ भैया हमें दे दो। ठीक है, मतलब 30,000 रुपए आपके गवर्नमेंट ले लेगी। कब? मतलब क्रिप्टो करेंसी। इसे इसका मतलब ये है कि बेसिकली कानूनी रूप से हमने मान्यता नहीं दी, लेकिन मतलब एक तरीके से बैकडोर से हमने मान्यता दे दी, क्योंकि टैक्स लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो बैकडोर से एंट्री दे दी क्रिप्टो करेंसी को ना, हालांकि लीगल नहीं किया हमने अभी कम्प्लीटली। और 46 से कुछ याद आ रहा है कि आपको? 46 से याद आना चाहिए जो भी डेमोक्रेसी इंडेक्स आई थी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक पहले 53 थी 2021 में, अब सुधर के हो गई है 46, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है 46। और 10 से याद रखना आपको कुछ, ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक थी 10वीं। ठीक है, और 7 से कुछ याद आ रहा है, इसे आप याद रखना, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, है ना, इसे, इसमें भारत की रैंक थी 7वीं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। चालू वित्त वर्ष
में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो 18%। इतना तो यार कभी रही नहीं तो कैसे रह जाएगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 9.2%। अब ऐसे इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 18% से आप याद रखना, परसेंट खुद लगा लेना आप, ठीक है। 18%, 9.24% और 3.35%। तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो ही जाएगा। 18% से आप याद रखना, जो बैंक की SLR रेट आती है ना, तो उसमें में बैंक रेट अभी 2022 का डेटा है, 18% है। और 4% किसकी है? जो बैंक रेपो रेट होती है ना, बैंक रेपो रेट, तो ये है 4%। और 3%, 3.35% ये रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये 3.35%। अभी मैं इनको समझा दूंगा आपको डिटेल में भी, ये बैंक रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये 2022 का है, इनको थोड़ा आप याद रख लेना। एक ये याद रख लेना, CRR, कैश रिजर्व रेशो, ये भी कितना है? 4%। अब जान लेते हैं, ये कैश रिजर्व रेशो तो आप जानते हैं, मतलब रिजर्व में रखना पड़ता है। बैंक रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। ये बैंक हो गया RBI, ठीक है। और ये आपका हो गया इधर से बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे ये मान लीजिए हेमराज नाम का कोई बंदा है, इसको चाहिए, ये इसको खरीदना है, 200 करोड़ रुपए का इसको लोन चाहिए। किस लिए चाहिए? वंदे भारत एक्सप्रेस खरीदने के लिए, ठीक है दोस्तों, वंदे भारत के लिए। ये गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, बोला ये मुझे 200 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बोले कि देखिए सर, इतने तो अभी नहीं है, हम जा रहे हैं रिजर्व बैंक के पास है, यहाँ से लेके आएंगे 200 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 200 करोड़ यहाँ से लेके आएंगे ना, तो ये जो बैंक ब्याज तो लेगा ही ना RBI, तो ये जो लेगा ना वो उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये लेगा 4%। और कभी मान लो RBI को जरूरत पड़ गई बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे लेने की, उल्टा रिवर्स में चलो, तो इस कंडीशन में मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा को कितना ब्याज देगा? 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट है। उम्मीद है दोस्तों आ गई होगी आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर, ठीक है। 2525 से कुछ याद आ रहा है आपको? ये गंगा की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। और 53,000, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ये याद रख लेना, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था ना, मतलब लोकतंत्र सूचकांक, उसमें हमारी रैंक थी 53, और जो 2022 वाला आया ना, उसमें 7 रैंक पायदान ऊपर हो गए, हमारे रैंक हो गए 46, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगले 3 साल में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है, 400। और 100, 101, 135, इससे भी आपको कुछ याद आ रहा है क्या? तो एक 101 से तो एक चीज याद आ रही है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स थी ना, उसमें हमारी रैंक है 101, जो 2021 वाला डेटा है। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, विश्व शांति जो रैंक आई है, उसके अंदर भारत की रैंक है 135। सबसे टॉप किसने किया है इसमें? आइसलैंड ने, ठीक है। जैसे आप रिलेट कर करके याद करा करो, आपका पीछे वाला रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में ये भी डेटा याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। समर और विंटर ओलंपिक दोनों को आयोजित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बीजिंग, जिन्होंने विंटर और समर दोनों ओलंपिक होस्ट किए हैं। ओके दोस्तों, और ये पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। आप जानते हैं टोक्यो जापान की है, ओस्लो नॉर्वे की है, नॉर्वे की। नेक्स्ट चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना, नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा लंदन, ठीक है दोस्तों। और जैसे वियना किसका हेडक्वार्टर है, कहाँ? तो आप बताएंगे ओपेक का, ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। और इसके भी नए अध्यक्ष बने, वो उनका नाम है, थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। भी नियुक्ति हुई है ओपेक की, हेतम हेतम अल गिस, ठीक है, हेतम अल गिस। और ढाका, ये किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश में भी एक बी मिस्टेक, ठीक है, बी मिस्टेक। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। जिनेवा में तो बहुत सारे WTO का मिल जाएगा आपको, UNHRC का मिल जाएगा, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और एक है UNHCR, ये अलग है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, वो शरणार्थी वाला है, ठीक है। और विश्व मौसम संगठन का भी आपको जेनेवा में मिल जाएगा। और जो G15 है, इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में मिल जाएगा।
ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतना सारा आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपका बहुत कुछ रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।